हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चेक्स एंड कार्ड्स की। चेक्स से आप सभी का सामना हुआ होगा, बहुत बार आपने चेक काटे होंगे या आपको चेक मिले होंगे। और कार्ड्स जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आप सभी ने ये सब सुने ही होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि कितने तरह के चेक्स होते हैं। 8-10 तरह के चेक्स होते हैं, सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और हर चेक का अपना एक महत्व है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ऐसा चेक काट दिया तो इसकी पेमेंट इस तरह से हो जाए, नहीं। इसी तरह कार्ड्स भी, अगर हम कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अक्सर इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल हम साथ में कर लेते हैं, पर इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और यही सब अंतर आज हमें डिस्कस करना है आज की क्लास में। तो आइए देखते हैं पहला चेक। तो सबसे पहले तो चेक हो गया कि भाई आपने चेक, याद कीजिए, काटा होगा कई बार कैश निकालने के लिए बैंक से। क्या लिखते हैं आप चेक पे? सेल्फ लिख देते हैं। चेक जनरली लोगों को देने के लिए काटा जाता है, पर जब आप खुद के लिए चेक काट रहे हो तो आप उस पर सेल्फ लिख देते हैं। तो ऐसे चेक्स को बियरर चेक कहा जाता है। बियरर चेक। चेक्स इश्यूड इन द नेम ऑफ बियरर और सेल्फ। आपने सेल्फ लिख तो दिया उधर, बट जिस भी किसी व्यक्ति के हाथ में वो चेक होगा, वो व्यक्ति उस चेक से एनकैश कर सकता है, वो चेक से कैश लिख सकता है। चाहे आपने उसमें अपना नाम लिखा हो या ब्लैंक छोड़ दिया हो या किसी भी व्यक्ति का नाम लिख दिया हो, अगर आपने उसमें ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि इसी बंदे के अकाउंट में पैसा जाना चाहिए या किसी के अकाउंट में ही पैसा जाना चाहिए, तो फिर जो भी चेक जिसके भी हाथ में होगा वो बंदा जाएगा और पैसे निकाल लेगा। अब इसमें हमने दो बात बोली कि आपने अपने नाम पे चेक काटा हुआ हो या किसी और के नाम पे चेक काटा हुआ हो। अगर तो आपने अपने नाम पे चेक काटा हुआ है तब तो कहलाएगा बियरर चेक, बट अगर आपने किसी और के नाम पे चेक काट दिया है तो कहलाएगा ऑर्डर चेक। समझिए दोनों में अंतर। मैं फिर से कहता हूं कि चाहे बेरर चेक हो या ऑर्डर चेक, दोनों में ही जिसके हाथ में चेक होगा ना, वो जाके जो है कैश करवा लेगा पैसे को। बट बेरर चेक में आप सेल्फ का नाम लिखते हैं, जबकि ऑर्डर चेक में आपने बैंक को बता दिया है कि मैं इस बंदे के नाम पे ही चेक काटा था। ठीक है। अब क्या होता है कि उस बंदे के नाम पे चेक तो काटा, पर बैंक कहता है कि कोई बात नहीं भाई, जो भी चेक लेकर आएगा मैं तो उसको पैसे पकड़ा दूंगा, पर उससे आइडेंटिटी ले लूंगा उसकी कि भाई ये वो बंदा है या अलग बंदा है, आप देख लेना। अब आप कहो ये क्या बात हुई? अगर मैंने उस बंदे के नाम पे चेक काटा है तो उसको पैसे दो ना, ये किसी और को पैसे क्यों दे रहे हो आप? तो फिर उसके लिए बैंक कहता है कि आप जो खाते में पैसे डलवा लो अपने उस आदमी के, बजाय कि उस आदमी को हम पैसा पकड़ा है। भाई आपने मान लीजिए राम लिख दिया, अब राम से तो दुनिया भर के नाम हो सकते हैं, कोई भी दूसरा राम आएगा हमें तो पैसा देना ही पड़ेगा, उसको मना कैसे कर सकते हैं? तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर और आगे डिस्कशन हुआ कि अब क्या किया जाए। तो फिर दो तरह के चेक नए निकाल के लाए, क्रॉस चेक और अकाउंट पे चेक। आइए ये भी देखते हैं क्या होता है। क्रॉस चेक, और फिर दूसरा हमने कौन सा बोला? अकाउंट पे चेक। अकाउंट पे चेक की बात करने से पहले हम क्रॉस चेक की बात कर लेते हैं एक बार। अब क्या हुआ भाई, बैंक में और आप में लड़ाई ना हो कि भाई मैंने किसी राम गोयल को दिया था और आपने राम गुप्ता को दे दिया पैसा, या राम गोयल सिंह को दे दिया पैसा। ये सब प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए डिसाइड हुआ कि आप जो है ना, चेक के कोने पर, मान लीजिए ये हमारा चेक है, यहाँ नाम लिखा जाता है, यहाँ अमाउंट लिखा जाता है, यहाँ साइन हो जाता है, यहाँ पे डेट लिखी जाती है। ठीक है। यहाँ कोने पे आप डबल क्रॉस कर दिया कीजिए। अब इस क्रॉस का क्या फायदा हुआ? अब क्रॉस का फायदा ये हुआ कि सबसे पहले तो ये डिसाइड हो गया कि अब चेक जो है अकाउंट में ही जाएगा। चेक विल ओनली बी पेड, चेक विल ओनली बी पेड इन समवंस अकाउंट। समवन अकाउंट क्या, किसी के भी अकाउंट में डाल देंगे क्या पैसे? मैं सबका चेक लेके अपने अकाउंट में डाल दूंगा पैसे? नहीं। जिसका नाम इधर लिखा होगा उसी के ही खाते में पैसे जा सकते हैं, जब तक कि वो किसी और को एंडोर्स ना कर दे। अब ये बात ध्यान देने की है दोस्तों बात में। अभी तक हम कह रहे थे भाई नाम लिखा है तो उसी के खाते में पैसा जाएगा, बट एक छोटी सी कंडीशन है इधर, एंडोर्समेंट इज अलाउड।
चेक के पीछे अगर आप जो है अपना साइन करके लिख दें कि ये अकाउंट नंबर में जाएगा पैसा, तो उस अकाउंट नंबर में भी आगे ट्रांसफर किया जा सकता है पैसा। जरूरी नहीं है कि इसी अकाउंट में जाए, जरूरी क्या है कि किसी के अकाउंट में जाए। अब अगर पीछे किसी और का अकाउंट नंबर लिख दिया है तो उसके में भी जा सकता है पैसा। अब देखिए कितनी कंफ्यूजन है। पहले तो हम समझते चलिएगा एक एक करके। सबसे पहले तो हमने कह दिया जिसके भी हाथ में चेक है ना, लो पकड़ो कैश दो मुझे, कहानी खत्म करो। अब इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हमने कहा कि नहीं, नाम लिखा होगा चेक पे, उस नाम को देखिए, उसके बाद जो है उसको पैसा दीजिए उस व्यक्ति को। या कोई और पैसा ले रहा है तो चेक के पीछे वो अपना नाम पता या आधार कार्ड वगैरह साथ में दे, उसके तब पैसा दीजिए उसको। ठीक है, एक कंडीशन आई इधर। अब क्रॉस चेक में एक और बात आई कि अकाउंट में ही जाए पैसा, कोई ये ना हो कि बीच में से मेरा कैश एनकैश कर दे चेक को। अब अकाउंट में पैसा जाएगा तो, पर जरूरी नहीं है कि जिसका नाम लिखा है उसी के ही अकाउंट में जाए। आप पीछे जो है दूसरा अकाउंट नंबर और नाम लिख के अपना और साइन करके किसी और को भी पैसा दे सकते हैं। इसे कहा जाएगा एंडोर्समेंट, जो कि अलाउड होती है क्रॉस चेक में। अभी तक तो जरूरत ही नहीं पड़ रही थी एंडोर्समेंट की, अकाउंट की जब जरूरत नहीं थी तो पहली बार एंडोर्समेंट की जरूरत महसूस हुई। बट अब जहां जरूरत महसूस हुई वहां गड़बड़ी भी हो रही है। क्या गड़बड़ी हो रही है कि किसी ने भी किसी के भी नाम पे पीछे अकाउंट लिख दिया तो फंस जाएंगे ऐसे तो क्या कहा गया कि आप सिर्फ डबल लाइन मत कीजिए, आप साथ में ये भी कर दीजिए, अकाउंट पे ही लिख दीजिए, A/C। हम लिख देते हैं इसको अकाउंट पे। क्या किया हमने, इस तरह से लिख दिया। अब इसका क्या मतलब हुआ कि एंडोर्समेंट अलाउड नहीं है। अब जैसे ही हमने क्रॉस चेक के अंदर A/C यानी कि अकाउंट पे ही लिखा, ये वाला फोर्थ जो पॉइंट हमारा, अब एंडोर्समेंट अलाउड नहीं रही। एंडोर्समेंट अलाउड ना होने का क्या मतलब है कि जिस नाम का हमने चेक बनाया है उसी नाम पे ही खाता होना चाहिए, और पीछे जो डिटेल देंगे आप अकाउंट नंबर वगैरह की साथ में, या फिर स्लिप भी लगाएंगे उसमें भी इसी खाता धारक का ही जो है नंबर नाम वगैरह होना चाहिए। किसी और के नाम पे चेक इशू नहीं हो सकता किसी भी हालत में। तो ये आप कह सकते हैं। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें जब भी आप चेक काटें तो क्रॉस करें और साथ में अकाउंट पे ही यानी कि A/C लिख दें शॉर्ट में, ताकि ये इंश्योर रहे कि जिसके नाम पे आप चेक काट रहे हैं उसी के ही खाते में जाए। और अगर आपको लगता है कि कोई बात नहीं, किसी के भी ये बंदा किसी भी और व्यक्ति को अगर एंडोर्स कर दे चेक तो परेशानी नहीं है, तो क्रॉस चेक कर दे, खाली अकाउंट पे ही ना लिखे। पर अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो आप समझ जाइए कि खतरा है, आपका चेक जो कोई भी पैसे निकाल लेगा, आपके पैसे अकाउंट से चले गए। वो अलग बात है कि अगर आपको सेल्फ ही पैसा निकालना है, कैश निकालना है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कुछ 4 तरह के चेक। अब इसमें और वेराइटीज भी आती हैं चेक की। पहले ये हमने 4 बेसिक वेराइटी समझ ली, अब एक एक करके और देखते हैं क्या होता है। भाई और कैसे कैसे चेक हो सकते हैं। बैंक का भी रोल आ सकता है इसमें। बैंक भी कुछ गारंटी वगैरह की बातें कर सकता है। बैंक भी कह सकता है कि अच्छा कोई बात नहीं, आप सामने वाले को डाउट हो रहा है ना कि आपके अकाउंट में पैसा है या नहीं है, तो अगर मैं अपनी गारंटी किस इन सेंस कि ये नहीं कि अगर कल को जो है बाउंस हो गया तो मेरे पीछे रख जाना, बैंक देगा पैसा, नहीं। बैंक बता देगा कि ये व्यक्ति जेन्युइन है और इस व्यक्ति के अकाउंट में पैसा है। इसे क्या कहा जाता है, सर्टिफाइड चेक। आप सर्टिफाइड चेक को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चेक है ये भी, सर्टिफाइड चेक। इसमें क्या हो रहा है कि भाई जो खाता जो चेक इश्यूअर है, इश्यूअर इज सर्टिफाइड बाय बैंक, यानी कि बैंक जो है कहता है, एक जिम्मेदारी से बैंक कह रहा है कि मैंने चेकिंग कर ली है, सर्टिफाई कर दिया यानी कि चेकिंग कर ली है। इज सर्टिफाइड बाय बैंक अबाउट जेन्युइनिटी ऑफ चेक एंड अकाउंट बैलेंस। दो बातें इसमें जरूरी बताई हमने। सबसे पहले तो चेक असली है, नकली चेक नहीं है, किसी भी फर्जी अकाउंट का चेक नहीं दे दिया गया है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि इस व्यक्ति ने जिस अकाउंट नंबर जिस अकाउंट से चेक काटा है उस अकाउंट में बैलेंस है। इधर बैंक सिर्फ इतनी आपको आश्वासन दे रहा है। बैंक ये नहीं कि कल को इस आदमी ने पैसा निकाल लिया, किसी तरह से कुछ घपला कर दिया तो फिर जो बैंक के पीछे आप लग जाओ कि अब बैंक पैसे देगा, इसने ऐसे बोल कैसे दिया मुझको, नहीं। बैंक ने खाली आपको इंफॉर्मेशन दे दी है कि भाई सर्टिफिकेशन है हमारी तरफ से कि सब कुछ सही है, आदमी जेन्युइन है और चेक जेन्युइन है, अकाउंट जेन्युइन है। ठीक है। अब आपको नहीं, पर मुझे तो बैंक गारंटी चाहिए। बैंक का क्या पता आज कुछ कह रहे हैं कल को कुछ और कह दे।
तो बैंक की गारंटी कैसे मिलेगी? तो उसके भी हम हमारे पास जुगाड़ है, आइए वो भी देख लेते हैं। कैशियर चेक। अब ये कैशियर चेक क्या होता है? अब देखिए, सर्टिफाइड चेक में ठीक है, बैंक ने सारी बातें तो कह दी, बट बैंक ने कह दिया मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं है, कल को बाउंस हो जाए चाहे कुछ हो जाए तो मेरे पीछे मत लगना। तो बट कैशियर चेक में क्या है कि बैंक ही गारंटी दे रहा है। जनरली जब एक चेक इशू होता है तो चेक जो है, जो आदमी इशू कर रहा है वो गारंटी लेता है, बट इधर वो आदमी गारंटी ना लेने की बजाय बैंक गारंटी ले रहा है। बैंक टेक्स गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ इशूअर। बैंक कहता है कि ईश्वर के पास पर्याप्त पैसा है, आप इससे ले लीजिए, चेक ले लीजिए इसका, और इसने नहीं भी दिया तो हम देंगे। आप हमारे पास डायरेक्ट आके पैसा हमसे मांग सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अब कैशियर चेक में तो किसी को डाउट ही नहीं होना चाहिए। भाई बैंक ने ही कह दिया कि अब कोई अनजान व्यक्ति से आप चेक ले रहे हैं, पता नहीं कल को वो बाउंस ना हो जाए या क्या हो जाए या व्यक्ति भाग जाए, रिस्क रहता है हमेशा, चाहे बैंक कितना भी सर्टिफाई कर ले। बट अगर बैंक की ही गारंटी हो गई तो बैंक तो नहीं भाग सकता इन जनरल। जनरली तो बैंक ऐसे छोटी छोटी बातों के लिए नहीं भागते हैं। अगर आप किसी कोऑपरेटिव, छोटे मोटे कोऑपरेटिव बैंक से, आरआरबी से करा लें तब तो फिर भी रिस्क रहता है कि कल को बैंक बंद ना हो जाए। पर जो हमारे नेशनल बैंक्स हैं उन पे तो आप बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा कर ही सकते हैं कि कम से कम वो लोग जो है अपनी गारंटी निभाएंगे हमेशा, और गलत बात नहीं बोलेंगे आपसे। ठीक है। तो इस तरह से हमने 6 तरह के चेक्स पढ़ लिए। सबसे पहले हमने बियरर चेक पढ़ा, ऑर्डर चेक पढ़ा, क्रॉस चेक पढ़ा, अकाउंट पे चेक पढ़ा, सर्टिफाइड चेक पढ़ा, और उसके लास्ट में हमने कैशियर चेक पढ़ा कि जिसमें 100% गारंटी है कि चेक जो है जेन्युइन है और वो बिल्कुल भी डिफॉल्ट फॉल्ट होने का कोई चक्कर उसका नहीं है। ठीक है, अब एक दो और चेक देख लेते हैं। अब आपने सुना होगा पोस्ट डेटेड चेक के बारे में। पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है? अब जब हम पोस्ट डेटेड चेक की बात कर रहे हैं तो एंटी डेटेड चेक की भी बात करेंगे। आइए देखते हैं। उससे पहले मैं ये डिटेल हटा देता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा सर्टिफाइड चेक के बारे में। पोस्ट डेटेड चेक और एंटी डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक, इसी के साथ में एंटी डेटेड चेक। समझ में वैसे तो आपको नाम से ही आ ही रहा होगा, और आप लोगों ने पोस्ट डेटेड चेक या एंटी डेटेड चेक्स डेफिनेटली देखे ही होंगे। पोस्ट डेटेड चेक क्या है कि मान लीजिए आज है 18 तारीख, 18 तारीख का चेक इशू ना करके, मतलब मैं आज चेक चेक पे साइन कर चेक इशू कर रहा हूँ, किसी को चेक दे रहा हूँ साइन करके, बट उसमें मैंने 18 तारीख नहीं लिखी, उसमें मैंने लिख दी 25 तारीख। इसी महीने की 25 तारीख मैंने लिख दी है। अगर आज 18 अगस्त है तो मैंने कह दिया 25 अगस्त को, या फिर 19 सितंबर को, या फिर 20 अक्टूबर को। इस तरह से आगे की डेट लिख दी है। ठीक है। या फिर मैंने लिख दिया कि 2022 का ही चेक काट दिया, बात ही खत्म, 6-8 महीने पूरा आगे का चेक काट दिया। तो जो आज की डेट पे चेक इशू ना हो के आगे की डेट पे चेक इशू हो, उसे कहा जाता है पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है। अब एंटीडेटेड चेक क्या होता है? भाई एंटीडेटेड चेक क्या हो गया कि भाई आपने जो है आज की डेट नहीं लिखी है, आगे की डेट भी नहीं लिखी हुई है, पुरानी डेट लिख दी कोई। पुरानी डेट क्या लिख दी? मैंने लिख दिया, मान लीजिए आज 18 अगस्त है तो 1 जुलाई, यानी कि पुराना भाई मैंने तो जो है 2 महीने पुरानी डेट डाल दी। ठीक है इस पे। या एक और बात भी हो सकती है कि मैंने चेक तो आज ही काटा आपको, बट आप जब जमा करने गए तो आप 2 महीने बाद चेक जमा करने गए, तो 2 महीने बाद तो वो चेक जो है एंटीडेटेड चेक बन गया ना, क्योंकि डेट तो उसमें 1 जुलाई की 18 अगस्त की थी, बट जब आप बाद में गए हैं तो वो डेट पुरानी हो गई। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 महीने तक चेक की डेट अलाउड है। चेक इज वैलिड फॉर 3 मंथ्स। अगर आपका जो एंटीडेटेड चेक है वो 3 महीने से कम टाइम का है तो फिर आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, चेक एंड कैश इजीली हो जाएगा, या अकाउंट में आपके पैसे इजीली ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर बट 3 महीने से ज़्यादा हो गए, 3 महीने पार होते ही आपका चेक एंटीडेटेड चेक नहीं रहेगा, आपका चेक क्या बन जाएगा? स्टेल चेक।
इसका क्या मतलब हुआ कि 3 महीने तक इंतजार करते रही बैंक की, आप ये चेक डालेंगे, आप डालेंगे, कभी तो डालेंगे, 3 महीने हो गए फिर भी आपने नहीं डाला, तो वो चेक वेस्ट हो गया, आप उसको फाड़ के फेंक सकते हैं, क्योंकि अब उस चेक की कीमत कुछ भी नहीं रही है। हाँ, उस चेक के बदले आप नया चेक अगर मिल जाए आपको तो बहुत अच्छी बात है, पर वो चेक तो अब बैंक के या गवर्नमेंट के या आरबीआई के किसी भी काम का नहीं रहा है, या आपके भी काम का नहीं रहा है, क्योंकि आपको अब उसमें से पैसा तो मिलने से रहा। अच्छा, एक और बात ध्यान देने की है, जब डेट्स की बात हो ही रही है तो एक बेसिक बात मैं आपको बता देता हूँ कि पोस्ट डेटेड चेक, जैसे हमने बोला नहीं कि भाई 18 अगस्त से 1 सितंबर का चेक काट दिया मैंने, तो ये नहीं कि आप जो आज ही पहुंच जाए, ये मेरा पोस्ट डेटेड चेक है, इसको जो है पास करा दो, नहीं। जो डेट लिखी है उससे पहले तो आप जा ही नहीं सकते चेक इशू करवाने, चेक एनकैश कराने के लिए। हमेशा ध्यान रखें कि चेक की डेट चेक कर लें, अगर वो एक दिन का भी अंतर होगा तो फिर आपका चेक रिजेक्ट हो जाएगा और आप पे चार्जेस वगैरह लग जाएंगे। इसलिए जो चेक डेट पे लिखी है उसके उसके बाद से 3 महीने तक आप वैलिड है, उससे पहले तो जाने की आप सोचे भी ना। तो ये सारे हमने चेक्स पढ़ लिए आज। 9 तरह के हमारे टोटल चेक्स हो गए हैं, जैसे हमने कहा था कि तकरीबन 8-10 चेक्स हैं, तो 9 चेक्स हमने आज पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद अभी हम कार्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। अब सबसे कॉमन कार्ड, जैसे हम आपसे शुरू में कह रहे थे कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड होता है, जो आपने सुने ही होंगे। बट इसके अलावा भी तो कुछ और कार्ड्स होते हैं, वो भी हम आज डिस्कस करेंगे, जैसे कि एटीएम कार्ड आजकल बहुत कॉमन हो गया है। एटीएम कार्ड तो आप सभी लोगों ने शायद यूज भी किया होगा, बहुत लोगों ने नहीं तो सुना तो सब में है ही। अच्छा, एक और स्पेशल कार्ड होता है प्रीपेड कार्ड। चलिए सबसे पहले प्रीपेड कार्ड की ही बात कर लेते हैं। प्रीपेड कार्ड, अब ये प्रीपेड कार्ड क्या होता है? भाई सिम कार्ड का तो सबने सुना था, प्रीपेड सिम कार्ड तो होता है। ये प्रीपेड कार्ड क्या होता है? ये वही सिम कार्ड है क्या? अब सोचिए सिम कार्ड में क्या होता है। आप पहले से ही 100, मान लीजिए 500 रुपये का आपने जो है ले लिया अपना पैक, और 500 रुपये जब तक यूज़ होंगे, जब तक आपका चलेगा डेटा या नेट जो भी यूज़ कर रहे हैं आप कॉलिंग, उसके बाद ख़त्म। हो सकता है माइट भी 5-10 रुपये और अलाउ कर दे सिम कार्ड की कंपनी, बट उससे नेटवर्क की कंपनी उससे ज़्यादा तो अलाउ नहीं करती बिल्कुल भी। बिल्कुल स्टॉप लगा देते हैं, सिम कार्ड एकदम बंद हो गया, आप और पैसे डलवाइए नहीं तो आपका कार्ड नहीं चलेगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि आपने तो बोला है कि पहले मैं पैसे दूंगा उसके बाद ही रिचार्ज करना, ये नहीं कि पहले तुम मेरा जो है डेटा खर्च करवा दो, मुझे तो देना ही ना हो पैसे। तो ऐसे ही प्रीपेड में होता है। प्रीपेड कार्ड में क्या होता है कि आपका जो कार्ड है उसके अंदर पहले ही पैसा डाल दिया जाता है। मनी इज ट्रांसफर्ड टू कार्ड इन एडवांस। एक बात इसमें ध्यान रखने की है, अप टू 50,000 रुपीज ओनली, उससे ऊपर ये कार्ड वैलिड नहीं है। 50,000 तक का ही आप इसमें बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा तो सीधा सीधा यही है कि आपको कहीं भी कार्ड बस ले जाइए, पैसा विड्रॉ कीजिए, कहानी खत्म। कैश ले जाने का चक्कर ही खत्म। और एक और बड़ा भी फायदा है। क्या फायदा है इसमें? नो बैंक अकाउंट इज रिक्वायर्ड। आपको किसी भी बैंक अकाउंट की जरूरत ही नहीं है, आपके कार्ड में पैसा है, सीधा इस्तेमाल कीजिए, कहानी खत्म। आपको कोई ये नहीं है कि भी मेरा पैसा जो है बैंक अकाउंट से कट के प्रीपेड में आ रहा है या कुछ और ऐसा सिस्टम नहीं। सिम या फिर मेरे जो है सेविंग अकाउंट के खर्चे हो रहे हैं दुनिया भर के, नहीं। सीधा सीधा प्रीपेड कार्ड है, 50,000 उसमें डले हैं, 50,000 आप यूज इसमें कर सकते हैं, और कोई इसमें झमेला ही नहीं है। बहुत ही सिंपल सा कार्ड है। ठीक है, चलिए अब और देखते हैं। अब सिंपल की बात कर रहे हैं तो डेबिट कार्ड भी बहुत सिंपल कार्ड होता है। नाम पे इसके सब कुछ पता चल रहा है, डेबिट हो रहा है पैसा। क्या हो रहा है कि भाई आपने जो है बैंक अपना सेविंग अकाउंट खुलवा लिया है या करंट अकाउंट खुलवा लिया है, उसके नाम पे कार्ड इशू करवा लिया है। कार्ड इज इशूड इन नेम ऑफ बैंक अकाउंट। अब आगे जितना भी आपके अकाउंट में पैसा है वो सारा पैसा आप डेबिट कार्ड के थ्रू निकाल सकते हैं, किसी भी एटीएम में जाके या किसी भी जो है डेबिट कार्ड की मशीन के थ्रू। आप कोई शॉपिंग कर रहे हैं, डेबिट कार्ड आपने स्वाइप किया और वहां से पैसा आपका कट जाएगा। ठीक है, तो ये बेनिफिट रहता है डेबिट कार्ड का कि आपका जो सेविंग अकाउंट है आप उसमें से पैसा अपना जो है कटवा सकते हैं हर वक्त। ध्यान इसमें रखने की बात यह है कि कैश की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। डेबिट कार्ड जितना आपका पैसा है उतने तक ही कटेगा पैसा। मान लीजिए अगर आपके सेविंग अकाउंट में 50,000 या 1 लाख रुपया मान लेते हैं,
तो 1 लाख रुपए तक ही डेबिट कार्ड काम करेगा। उसके अलावा 5-10 रुपए माइट भी इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल आप और कर सकते हो पर उससे ज़्यादा नहीं इस्तेमाल हो सकता। ठीक है। अब देख रहे हैं प्रीपेड और डेबिट कार्ड में क्या डिफरेंस है। डेबिट कार्ड में सेविंग बैंक या करंट अकाउंट होना इंपॉर्टेंट है, उधर नहीं था जरूरी। और इधर कोई लिमिट नहीं है, 50,000 क्या 10 लाख क्या 1 करोड़ क्या आप कितने भी चाहे पैसे निकाल सकते हैं, अनटिल अनलेस आपने खुद ही एक लिमिट बना रखी हो बैंक से कह के कि मेरा जो डेबिट कार्ड है इसमें 1 लाख रुपए से ज़्यादा मैं नहीं निकालूंगा। कहीं कल को कुछ चोरी हो जाए डेबिट कार्ड और एकदम से सारे पैसे निकल जाए, तो उस सेफ्टी को बनाए रखने के लिए ये नियम बनाया गया कि डेबिट कार्ड आपका जो है एक खुद ही लिमिट बना दो, बजाय कि जो है आप डेबिट कार्ड चोरी होने के बाद चिंता करते रहें। फिलहाल खुद ही लिमिट बना दे, चाहे लाख रुपए की बनाओ, 10,000 की बनाओ, 1,000 की बनाओ, 10 लाख की बनाओ, जो भी आपकी इच्छा हो। अब लिमिट की बात हो रही है तो लिमिट की बात हम करते हैं क्रेडिट कार्ड में। बहुत लिमिट का जिसमें चक्कर रहता है। बहुत जगह आपने सुना होगा लोग कहते रहते हैं मुझे प्लेटिनम कार्ड चाहिए, कोई कहते हैं मुझे गोल्ड कार्ड कार्ड चाहिए, या कोई कहते हैं मेरे पास तो बस सिल्वर कार्ड ही है या एक नॉर्मल सा कार्ड ही है। नहीं, मुझे एक शानदार सा कार्ड प्लेटिनम कार्ड चाहिए। क्यों चाहिए सबको प्लेटिनम कार्ड, उसमें क्या ऐसा स्पेशल मिल जाता है? ये सिल्वर कार्ड में ऐसे क्या स्पेशल है, या जो एक नॉर्मल कार्ड में क्या खराब बात है? सारा चक्कर क्रेडिट का है। क्रेडिट कार्ड में लिमिट का है। मान लीजिए कोई बैंक है, उसका एक सबसे छोटा कार्ड है सिल्वर कार्ड, लिमिट बांध दी कि आप 1 लाख से ऊपर का क्रेडिट उसमें नहीं ले सकते हैं। हम ये सब जो है एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, सच में ऐसा नहीं होता। भाई किसी कार्ड की कोई लिमिट होती है, किसी बैंक में किसी कार्ड की कोई लिमिट होती है, कोई कोई अलग नाम भी अलग होते हैं। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि XYZ बैंक है, उसमें सिल्वर कार्ड लेंगे तो 1 लाख रुपए तक का आपको छूट मिल गई, ले लोन पे पैसा मिल रहा है, ऑफकोर्स आपको चुकाना तो पड़ेगा ही। गोल्ड कार्ड है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, 5 लाख तक की लिमिट। प्लेटिनम कार्ड है, 10 लाख तक की लिमिट। इसीलिए सब लोग प्लेटिनम कार्ड या महंगे से महंगे बड़े शानदार से शानदार कार्ड की तरफ भागते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन हम ले पाएंगे। मान लीजिए आप कहीं खो गए हैं या आप कहीं घूमने गए हैं और वहाँ फंस गए हैं, आपको पैसे की ज़रूरत है, तो प्लेटिनम कार्ड है, इस्तेमाल कर लीजिए, पैसा निकाल लीजिए और काम आ जाएगा आपके। और एक स्टेटस सिंबल भी होता है। बताइए, क्रेडिट कार्ड जो कि लोन लेने का काम होता है जिससे, वही स्टेटस सिंबल हो गया आज के टाइम पे कि प्लेटिनम कार्ड है तो ये आदमी बहुत बड़ा है। ठीक है। अब ये तो हो गए बड़े बड़े लोगों की बात, सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड, प्लेटिनम कार्ड, इनको भूल जाइए क्रेडिट कार्ड को। अब हम आ जाते हैं छोटे सी चीज पे, एटीएम कार्ड पे। अब आप कहते हो कि भाई मुझे इतना चक्करबाजी नहीं करनी, मुझे तो बस मेरा एटीएम बैंक अकाउंट है और मेरा एटीएम से मैं थोड़ा पैसा निकाल लेता हूँ, कभी उसमें थोड़ा सा पैसा डाल लेता हूँ। तो उसके लिए फिर एटीएम कार्ड बना दिया गवर्नमेंट ने या बैंक्स ने। क्या कहा कि भाई आप जो है इससे एटीएम का यूज कर सकते हैं। आप क्या यूज कर सकते हैं? विड्रॉल एंड डिपॉजिट थ्रू एटीएम। जो आपका एटीएम है उसके थ्रू आप विड्रॉल भी कर सकते हैं, डिपॉजिट भी कर सकते हैं एटीएम में। सभी एटीएम से डिपॉजिट की सुविधा नहीं होती, बट जिनमें भी होती है तो आप उनमें डिपॉजिट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो हमने 4 तरह के कार्ड्स पढ़ लिए और चेक भी हमने 9 तरह के पढ़ लिए। आज की क्लास के लिए इतना ही दोस्तों, चेक्स और कार्ड्स में। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई होगी। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो पर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस के सभी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।